जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं सहायक आचार्य 1 to 5 के सिलेबस में। आज हम लोग दूसरे टॉपिक की चर्चा करेंगे और वो दूसरा टॉपिक है खोटा निबंध। और इस निबंध में आज हम लोग कुल 12 निबंधों का संक्षिप्त परिचय आज देखने वाले हैं और यह एक रिवीजन सीरीज है जिसमें से हम लोग उन्हीं डाटा की बात करेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होंगे। सबसे पहले खोटा निबंध के बारे में बता देते हो, यह एक निबंध का संग्रह है ना। इसमें से निबंधों का संग्रह किया गया है। तो हो सकता है कि सवाल में अगर पूछ लिया जाए कि खोटा निबंध कौन रकम में किताब लागे, तो यह जो वो निबंध गोछ या निबंध संग्रह है। इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर BN ओदार के द्वारा इस पुस्तक को जो वो लिखा गया है। इसका पहला प्रकाशन 1990 में और इसका दूसरा प्रकाशन 2017 में होता है। इसके प्रकाशक संस्था की बात करें तो जनजातीय भाषा अकादमी झारखंड सरकार है। दो गो बात लिखवैया BN ओदार है और इसमें कुल निबंधों की संख्या 12 है। हालांकि इसमें से एक चीज आपको बता दें कि इसमें से 5 और निबंधों को ऐड किया गया है नए पुस्तक जो है उसमें से, और उसमें से निबंधों की संख्या कुल 17 हो गई है। तो देख लीजिएगा, जिस तरह से ऑप्शन में आपको मिले उसी तरह से आप उत्तर करिएगा। अगर 12 हो तो 12 करिएगा और 12 अगर नहीं हो तो फिर आप आंसर 17 कर सकते हैं। लेकिन अगर 12 ऑप्शन में होगा तो 12 ही आंसर करिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आगे की। इसमें से जो 12 निबंध छपा हुआ है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, वो निबंधों का नाम है सौप्टाय चले है, बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा, बैजका बगरा काम कम, सर्वधर्म संभाव और राष्ट्रीय एकता, एगो कुकरे का आत्मकथा, प्रेमचंद साहित्यिक सामाजिक सैर श्रेष्ठताएं योगदान, भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम, फूल कर परब सरहुल अर्तकर प्रासंगिकता, छोटा नागपुर एक नैनीताल नेत्रहाट, हामिन के संस्कृति अर्तकर ऊपरे संकट, खोटा लेखन परंपरावादी न जनवादी, हमें खड़ा हूं। ये कुल 12 निबंध है जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सभी निबंधों के बारे में हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला निबंध है सौप्टाय चले है ना। ये सभी निबंध के लेखक कौन होंगे? तो डॉक्टर BN ओदार होंगे, क्योंकि ये पूरे पुस्तक के लेखक ही BN ओदार हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर BN ओदार के द्वारा लिखी गई यह रचना जो है यहाँ पे कहते हैं कि चलने की बात को बड़ा ही सहज और सरल रूप में फिंगाठी भाव में जो वो लिखा गया है। चलने की बात मतलब क्या क्या चल सकता है, क्या क्या चलता है, तो उसी के ऊपर में एक व्यंग्य किया गया है। फिंगाठी भाव में यह लिखा गया है। यहाँ लेखक दुनिया के प्रत्येक चीज, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव हो, सूक्ष्म हो या स्थूल हो, सबके चलने की बात को लिखते हैं। सजीव के संगे संगे निर्जीव भी चलता है, जैसे कि ईटा पत्थर है ना, ईट पत्थर लाठी सब चलता है। आपको पता होगा लाठी तब चलता है जब हड़ताल होता है। हड़ताली को भगाने के लिए प्रशासन की ओर से लाठी चलता है, तो हड़तालियों के तरफ से ईटा पत्थर भी चलता है। परीक्षा चलता है तो परीक्षा में चोरी भी होती है ना, चोरी भी चलता है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कि सौप्टाय चले है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, सब चलता है। लेखक मानव समाज को चलाने के लिए बनाए गए नियम और कानून की बात करते हैं और कहते हैं कि समाज देश दुनिया को चलाने के लिए एक अच्छे नियम कानून की दरकार है, यानी जरूरत है। आखिर में लेखक लिखते हैं कि दुनिया को चलाने के लिए यह जरूरी है कि एक ऐसी स्वास्थ्य परंपरा चलावा हो जो लंबे समय तक चले। तो कुल मिलाकर के ये निबंध के बारे में आपको मोटा मोटी पता चल गया होगा कि इस निबंध में जो वो मूल रूप से किसकी चर्चा जो वो की गई है। अगली जो निबंध है उसका नाम है बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा। ये इस निबंध संग्रह की दूसरी निबंध है। डॉक्टर BN ओदार ने अपनी इस रचना में फिंगाठी भाव में हिंदी व्याकरण के लिंग के बखेड़ा के बात को छेड़ा है। इस पाठ में पहले तो पूरी दुनिया के बखेड़ा के भंडार को बताया है ना, पूरी दुनिया को जो वो बखेड़ा का भंडार को जो वो बताया है। अपनी इस रचना में लेखक बातचीत के रूप में हिंदी के लिंग बखेड़ा को रखा है। यह बातचीत लेखक और उनके मित्र के बीच में हो रहा होता है और जिसे उन्होंने एक रचना का रूप जो वो दिया है। दरअसल होता क्या है कि लेखक अपने मित्र के साथ में बातचीत कर रहे होते हैं, उसी दरमियान यह बातें जो वो छिड़ती है और दोनों के बीच में बहस होती है और यह बातें जो वो आगे चल करके कह सकते हैं कि एक रचना का रूप ले लेती है और इसे जो वो एक रचना के रूप में, एक निबंध के रूप में इसे जो वो शामिल कर दिया गया है। उसका मित्र कहता है कि हवा बहता है, लेकिन लेखक कहता है कि यह वाक्य गलत है क्योंकि हवा जो वो स्त्रीलिंग है। बस क्या था, उनका मित्र लेखक पर गुस्सा हो गया
और तरह तरह के सवाल करने लगा कि लिंग को पहचानने के गुण को बताने लगा। अब होता क्या कि जब उसका मित्र पूछता है कि हवा बहता है, तो लेखक कहता है कि नहीं, यह वाक्य गलत है, हवा बहती है, क्योंकि हवा जो वो स्त्रीलिंग है। और इसी तरह से दोनों मित्र में जो वो कह सकते हैं कि बहस होती है और तरह तरह के शब्द जो वो निकल करके आते हैं। बाद में वह कहता है कि आंख, अंगुली, हड्डी, ये सब जो वो स्त्रीलिंग है, यानी शरीर के ही अंग है। ये भी आंख, अंगुली और हड्डी ये सभी स्त्रीलिंग है, जबकि दांत, पेट, मुंह, हाथ, पैर ये सब जो वो क्या है, पुल्लिंग है। यानी कहते हैं कि शरीर के एक ही अंग है, यह भी इसी शरीर का अंग है, और यह भी जो वो आंख, अंगुली, हड्डी भी शरीर का ही अंग है, और दांत, पेट, मुंह, हाथ, पैर ये सभी भी शरीर का ही अंग है, लेकिन इसे जो वो स्त्रीलिंग में रखा गया है और इसे जो वो पुल्लिंग के रूप में रखा गया है। तो ये एक अपने आप में एक विवाद का कारण भी बनता है। राजभाषा हिंदी में कुल 2 ही लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इसके चलते चौकरा सबका वोटर लिस्ट में जो वो नाम नहीं लिखाता है। यहाँ पे कुछ वोटर लिस्टों की चर्चा भी की जाती है ना, कुछ लोग जिसकी चर्चा की जाती है इसके बारे में यहाँ पे बातें जो वो की गई है। और साथ ही साथ में आगे यह भी डिस्कस करते हैं कि आखिर में उनको जो रखा जाए वो किस लिंग के आधार पर रखा जाए, है ना। इस प्रकार से उन सभी को वोट के अधिकार से वंचित जो वो कर दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि यह स्पष्ट नहीं हो सका था कि उनको जो वो किसके अंतर्गत रखा जाए, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग किसके अंतर्गत रखा जाए। आगे कहते हैं कि आगे लेखक अपनी इस रचना में लिखते हैं कि अप्राणीवाची नदी में दामोदर को पुल्लिंग और भैरवी को स्त्रीलिंग बताकर, रजरप्पा में दोनों का संगम बताकर, इस स्थान को पवित्र बता के पंडित सब कितना लोगों को उल्टा छुरा से मूंड रहा है। यानी यहाँ पे फिर एक बात करते हैं कि दोनों नदी ही है, एक दामोदर को जो वो पुल्लिंग बताया गया है, जबकि वहीं भैरवी नदी जो है उसको जो वो स्त्रीलिंग बताया गया है। और ये दोनों रजरप्पा के आसपास ही है, आपको पता होगा। और ये दोनों का नदी का संगम आपने देखा होगा। इन 2 नदियों के संगम में एक रजरप्पा मंदिर है, जहाँ पे रजरप्पा बड़ा ही फेमस स्थान है, वहाँ पे कई सारे श्रद्धालु भी आते हैं। तो उस स्थान के बारे में यहाँ पे जो बताते हैं कि बताइए कि दोनों नदी ही है, एक को पुल्लिंग बता दिया गया, एक को स्त्रीलिंग जो वो बताया गया है। लेखक बताते हैं कि क्षेत्रीय भाषा में इस प्रकार का लिंग भेद नहीं है, यानी क्षेत्रीय भाषा जो है उसमें से इस प्रकार का लिंग भेद जो वो नहीं है। गाय चर है, बरद चर है, माय खा है, बाप खा है, एकर में कोई लिंग भेद ना है, इस समतावादी भाव है। यहाँ पे थोड़ा सा क्या कि औरों भाषा के तुलना में जो क्षेत्रीय भाषा है उनको स्थापित करने का यहाँ पे प्रयास करते हैं लेखक, और बताते हैं कि हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं वहाँ पे इस प्रकार के भेदभाव नहीं देखने को मिलते हैं, इस प्रकार के भेद जो वो नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हम लोग तीसरे निबंध की चर्चा करते हैं। तीसरा निबंध का नाम है वो है बैज का बगरा काम कम। इस निबंध में बीएन ओहदार ने इंदिरा गांधी के द्वारा दिए गए नारे काम अधिक बातें कम पर फिंगाठी किया है और भारत में अधिक बोलने वालों के ऊपर में फिंगाठी किया है। अब जैसे बात आती है बोलने की, तो आपको पता होगा कि भारत में भले काम करे या ना करे लेकिन बोलने वाले बहुत लोग हैं। तो कुछ उसी प्रकार से यहाँ पे जैसे कि एक बार इंदिरा गांधी ने यह जो वो अपना दिया था, नारा दिया था कि काम अधिक करें बातें कम करें, क्योंकि जब आप बात अधिक करेंगे तो काम कम होगा, इसलिए काम पे अधिक फोकस करें, काम अधिक करें बातें कम करें। तो उसी के ऊपर में जो फिंगाठी किया गया है इस निबंध में लेखक के द्वारा। लेखक ने इस पाठ में मजदूर नेता एस.ए. जयरामन, है ना, इनके द्वारा लगातार 165 घंटा तक बिना रुके बोले जाने का उल्लेख किया है। साथ ही नेहरू मंत्रिमंडल में सुरक्षा मंत्री रहे कृष्णा मेनन के बोलने की कला का भी वर्णन किया गया है व्यंग्य करते हुए। श्रीलंका के कपिल कुमार सिंधे लगातार 159 घंटे तक बोलते रहे, है ना, और जिसका रिकॉर्ड तोड़ा मजदूर नेता जयरामन ने। इसी संदर्भ में लेखक आगे लिखते हैं कि कपिल कुमार सिंधे भारत की जड़ से थे, इसी कारण वह इतना बोल पाए, नहीं तो मजाल है कि किसी दूसरे देश के लोग हमारे देश के लोगों को बैजके में यानी बोलने में कान काटे पाता। यानी हमारे लोगों से बोलने में खास करके जीत पाना ये तो असंभव है। ये कहीं ना कहीं उनका संबंध जो होगा वो कहीं ना कहीं जो जुड़ाव होगा वो भारत से ही होगा, उनका जुड़ाव, तभी ऐसा वो कर पाए। इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी लगाने के समय चौक चौराहों पर लिखवाया गया काम अधिक बातें कम। इसे लेखक फिंगाठी भाव में हमारी संस्कृति के ऊपर हमला बताया है। यहाँ पे लेखक कहते हैं
कि जो यह बातें जो वो की गई है यह कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति के ऊपर में हमला है। लेखक ने राजीव गांधी का भी उदाहरण दिया है और साथ ही साथ वोटिंग के समय बोलने में माहिर लोग भी आते हैं। सच झूठ लंथफन जितना बोल पाते हैं, है ना, जितना बोल पाते हैं, जितना वादा कर पाते हैं, उतना उनको अधिक वोट भी मिलता है। तो कहते हैं ये सब किसकी कृपा से होता है? बोलने की कृपा से ही तो होता है कि जो लोग जितने ज़्यादा बोल पाते हैं, जितनी अधिक बोल पाते हैं, उनको उतने ज़्यादा फायदे होते हैं। बाद में लेखक एशियन गेम में इस प्रकार की प्रतियोगिता रखने की सिफारिश करते हैं ताकि एक स्वर्ण पदक की गारंटी रहे। आगे कहते हैं कि अगर कि एशियन गेम वगैरह में अगर कि इस तरह का कोई खेल शामिल कर लिया जाए कि कौन अधिक देर तक बोल पाएगा, तो इतना तो गारंटी है कि फिर भारत का एक स्वर्ण पदक तो गारंटी है कि पक्का हो जाएगा, क्योंकि भारत के लोगों से ज़्यादा कोई बोलने में माहिर हो ही नहीं सकता, भारतीय लोगों को हरा ही नहीं सकता है, खास करके जब बात आती है बोलने की। तो इन नियर ढेर बजक निहार और एक नियर फिंगाठी करल गेल है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जितने भी बोलने वाले लोग हैं, है ना, उसी के ऊपर में यहाँ पे फिंगाठी का भाव बताया गया है ना, उसी का भाव यहाँ पे इस निबंध में देखने को मिलता है। चौथा निबंध जो वो है सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता। यह एक विचार प्रधान निबंध है। कई बार यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि यह कौन रकमिक निबंध लागे या कौन विचारिक निबंध लागे। तो यह एक विचार प्रधान निबंध है ना, सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता। लेखक कौन है? BN ओदार। इसमें पहले लेखक ने धर्म के अर्थ को समझाया है। लेखक ने बताया है कि धर्म का अर्थ नियम या कानून जिससे दुनिया का काम व्यापार ठीक से चलता है। जिंदगी के प्रत्येक क्षेत्र में नियम की जरूरत है। लेखक इसे समझाने के लिए सड़क के नियम को बताया है, जहां सबको बाएं ओर से चलना पड़ता है, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। लेखक आगे बताते हैं कि सबका अपना अपना धर्म होता है। समाज का धर्म होता है, व्यक्ति का धर्म है, गांव का धर्म है, फिर पूरे देश का धर्म है। प्रति व्यक्ति का धर्म है कि कौन काम करना है और कौन सा काम नहीं करना है। पढ़े लिखे लोगों को और नियमों का ध्यान रखना पड़ता है, यही है नियम। दूसरा, समाज का धर्म, समाज ऐसा, है ना, जैसे कि कहते हैं कि समाज का धर्म, समाज ऐसा काम करे जिससे समाज के लोग जो वो सुखी से रह सके, समाज की भलाई का बात हो। लेखक ने मनुस्मृति, महाभारत, रामचरितमानस आदि का उदाहरण देकर बताया है कि दूसरे की भलाई का काम करना धर्म है ना, दूसरे की भलाई का काम करना धर्म है और दूसरे को सताने का काम जो वो पाप है। तो अगर यहाँ पे अगर बात किया जाए कि भलाई और या धर्म और पाप क्या है, तो यहाँ पे 2 लाइन में यहाँ पे लेखक लिखते हैं कि जो दूसरे की भलाई कर रहा है वो कार्य आपका जो होगा वो धर्म के अंतर्गत आएगा, और जो काम आप किसी को सताने के लिए या कह सकते हैं कि किसी के ऊपर में अत्याचार कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, तो वो आपका काम जो होगा वो पाप होगा। लेखक ने आगे मुनि महात्मा, पैगंबर, ईसा, औलिया, कबीर और गुरु सबका उदाहरण देकर समझाया है कि सब धर्म एक है। ईश्वर, अल्लाह, गॉड एक है, भले ही इनके नाम अलग अलग हैं, लेकिन सबका गुण जो वो एक ही है। यहाँ पे कुछ उदाहरण देते हैं लेखक, कहते हैं कि जितने भी बात करते हैं ईश्वर की, तो सभी का धर्म लगभग सभी के ईश्वर जो वो एक ही हैं, बस केवल कुछ कुछ उसमें से मान्यताएं जो वो अलग दे रखी हैं। जिस प्रकार से कह सकते हैं, यहाँ पे कहते हैं कि बिजली का बल्ब जलता है तो चावल भी बनता है, रेल भी चलती है, बसें भी चलती है। जिस तरह बिजली की धारा नहीं दिखता है, ठीक उसी प्रकार से भगवान भी नहीं दिखती। राम, रहीम, करीम, केशव, हरि और हजरत सब एक नाम है। लेखक अंत में समझाते हैं कि भारत देश का कानून एक प्रकार का कह सकते हैं कि कोई धर्म या जाति के लिए कम बेसी नहीं है, यानी कम अधिक नहीं है। किसी को भी कोई अधिक सुविधा नहीं दी गई है। कानून के नज़र में सब बराबर है। यहाँ पे कहते हैं कि भले जो भी हो, है ना, धर्म या जाति के आधार पे किसी को अधिक और किसी को कम नहीं माना गया है, किसी को भी अधिक सुविधा नहीं दी गई है। कानून के नज़र में सबके लिए ये बराबर है। यही राष्ट्रीय धर्म है और यही राष्ट्रीय धर्म लागे संभाव करके लागे। यही कह सकते हैं कि यहाँ पे कुल मिलाकर के यहाँ पे ये बताने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे कि कानून की नज़र में जो है हमारा किसी का भी धर्म हो, वो सभी के धर्म के प्रति वो एक समान रूप में व्यवहार करते हैं। अगले निबंध की हम लोग चर्चा करते हैं। आखिरी में लेखक यहाँ पे लिखते हैं कि भारत हमारा देश है,
इसकी रक्षा, इसकी समृद्धि, इसकी तरक्की पूरी दुनिया में इसका नाम जगवे खामिन के धर्म हक है। यानी कह सकते हैं कि भारत हमारा देश है, तो इसकी रक्षा करना, इसकी समृद्धि के लिए, इसकी तरक्की, ये पूरी दुनिया में इसका नाम ऊंचा करने के लिए ये हमारा जो वो सबसे पहला धर्म है। तो ये भी एक हमारा धर्म ही है, जो कि हम अपने देश को आगे ले जाने में हम अपना क्या योगदान देते हैं, यह भी एक हमारा धर्म के अंतर्गत ही माना जा सकता है। अगले जो निबंध है, पांचवा निबंध, उसका नाम है एगो कुकरेक आत्मकथा। यह एक आत्मकथा शैली में लिखा गया निबंध है, ठीक है, जिसमें मुख्य पात्र एक कुत्ता है जो अपनी आत्मकथा सुनाता है और कहता है कि मैं आरंभिक दिनों से ही मानवों का साथी रहा हूं। मैं पाषाण युग से ही मानवों के साथ हूं, जबकि गाय तो मानवों से पशुपालन युग में संपर्क में आई। वैदिक युग में मेरी स्थिति बेहतर थी तो मानवों का मित्र था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में हमें घृणा के नजरों से देखा जाने लगा। यहाँ पे ये भी बात करते हैं कि वैदिक युग में मेरी स्थिति बेहतर थी। उस समय जब वो खाना खाते थे तो एक हिस्सा मेरा भी पहले निकाल दिया करते थे। अब तो धीरे धीरे जो वो हमारी स्थिति, हालांकि कहीं ना कहीं इनका स्थिति फिर से एक बार कलयुग में फिर से सही रूप से आ रहा है ना। इनकी भी सेवा कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब तो मानव से भी ज़्यादा किया जा रहा है। कई कई जगह पे आप देखेंगे कि इनकी सुविधाओं के लिए एक लोग लगे हुए होते हैं कि केवल इनकी देखरेख के लिए एक दो लोगों को रखा जाता है, ताकि इसकी रक्षा हो सके और इसका देखभाल हो सके अच्छे से। तो ये एक कुकरेक आत्मकथा, यहाँ पे इस आत्मकथा को आप अच्छे से समझ सकते हैं, आपने डिटेल में अगर पढ़ा होगा तो। अगला जो निबंध है वो है प्रेमचंद साहित्यिक सामाजिक सैर सरेस्ताएं योगदान। यहाँ पे मुख्य रूप में अगर बात करें कि प्रेमचंद साहित्यिक सामाजिक सैर सरेस्ताएं योगदान, साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद जी का क्या योगदान रहा है उसके बारे में इस निबंध में वर्णन किया गया है ना। इस निबंध में प्रेमचंद के प्रारंभिक जीवन का परिचय देते हुए लेखक ने हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की रचनाओं का उल्लेख करते हुए यह बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से प्रेमचंद ने भारतीय समाज के निर्माण में हमने अपने साहित्यों के माध्यम से कितना योगदान दिया है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रेमचंद का जन्म 1880 में लम्ही गांव, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, वहीं पे होता है। इनका असली नाम धनपत राय नवाब राय था। प्रेमचंद नाम तो साहित्यिक नाम है ना। पिता मुंशी अजायब राय और माता आनंदी देवी थी। वर्ष 1901 से लेकर के 36 तक लगातार इन्होंने रचनाएं की और इनकी रचना को 3 कालों में बांटा जाता है। और एक काल, मांझा मांझी काल और पुथना काल। यानी अगर देखा जाए तो प्राचीन समय के रचनाएं, फिर मध्यकाल के समय की रचनाएं और आधुनिक काल के समय की रचनाएं, ये 3 भागों में जो वो इनकी रचनाओं को बांटा गया है। इनके कुछ प्रमुख रचनाओं की अगर चर्चा करें तो उसमें से बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, रानी शारदा, मर्यादा की बेटी है ना, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, सोजे वतन, समर यात्रा, दुसाहस, शतरंज के खिलाड़ी, मुक्ति मार्ग, माता का हृदय, शाबा शेर गेहूं, रंगभूमि, गबन, पूस की रात, कफन, नशा, गोदान, मंगलसूत्र, इनकी काफी ज्यादा चर्चित रचनाओं में से ये सब रचनाएं जो वो शामिल है। अगले जो निबंध है उसका नाम है भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक पर्व कर्म। इस निबंध में कर्म पर्व को मनाने की विधि के साथ साथ इसकी सांस्कृतिक महत्व का भी वर्णन किया गया है। लेखक उदाहरण देते हैं कि जिस तरह से राखी और भैया दूज भाई बहन के शुभ प्यार का पर्व है, उसी प्रकार से झारखंड की संस्कृति में करम पर्व का भी महत्व है, जो कि भादो महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को यह पर्व जो वो मनाया जाता है। इसमें भाई खातिर बहन जो वो मंगल कामना करती है और आंचल पसार करके भाई के लिए सुख समृद्धि मांगती है और लंबी उम्र की कामना भी करती है। कर्म पर्व में भाई बहन के प्यार के अलावा युवक युवती के रंग रास है ना, लय ताल झूमर में रिझने का पर्व लगता है। तो दूसरी ओर धान रोपने से लोग जब थक जाते हैं तो थक करके है ना, काम से जब फुर्सत पाते हैं तो उसके बाद में थकान मिटाने का कह सकते हैं कि एक भाव का वर्णन किया गया है कि थकान मिटाने के लिए अपना झूमर नाच गान करके अपना जो वो उन थकान को दूर करने की चेष्टा भी करते हैं। इस पर्व में धर्म के ऊपर में कर्म की जीत की खुशी को के रूप में भी एक मान्यता है। तो कर्म पर्व को लेकर के कई सारी मान्यताएं हैं, है ना। एक मान्यता यह भी है कि जब पति के बाहर से आने के है ना, प्रदेश से लौट आने की खुशी में भी यह पर्व जो मनाया जाता है। तो इस प्रकार से कई मान्यताएं जो वो जुड़ी हुई है कर्म पर्व के साथ में। और साथ ही साथ में यहाँ पे इस पर्व में धर्म के ऊपर कर्म की
खुशी का जो वो दिखाई गई है, कर्म के महत्व की कहानी जो वो सुनाई जाती है। अच्छे पुत्र की कामना हेतु भी इस पर्व को मनाया जाता है और साथ ही साथ में इसमें कर्मा और धर्मा नामक दो भाइयों की कहानी भी कथा जो वो सुनाई जाती है इस पर्व त्योहार में। आगे बात करते हैं, अगली जो निबंध है उसका नाम है फूल कर पर्व सरहुल अर्थकर प्रासंगिकता। इस पाठ में सरहुल के आज वर्तमान समय में महत्व को दिखाया गया है। यह एक विचारात्मक निबंध है। हो सकता है कि यह सवाल में पूछ लिया जाए कि फूल कर पर्व सरहुल अर्थकर प्रासंगिकता कौन विचारक निबंधक है, तो यह जो निबंध होगा वो किस प्रकार का, किस भाव का निबंध होगा, तो यह एक विचारात्मक निबंध है। इसलिए इसकी शुरुआत करने से पहले लेखक सभ्यता संस्कृति के विकास पर कहा है कि भारत में दो प्रकार की संस्कृति जो वो पाई जाती है, एक पोंगाइल सभ्यता यानी नदी घाटी सभ्यता और दूसरी है अरण्य सभ्यता। सरहुल झारखंड का एक बड़ा पर्व माना जाता है जिस पर अरण्य सभ्यता का समूचा पहचान जो वो झलकता है। इसी संदर्भ में लेखक लिखते हैं कि सरहुल दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एक सर और दूसरा है फूल। यानी कुल मिलाकर के इस अगर बात करें इस पर्व में तो सरहुल फूल के महत्व को जो वो बतलाया गया है। मगर नामकरण के बारे में लेखक लिखते हैं कि यह नाम जनजाति और सदान के मेल से बना है, क्योंकि जनजातीय भाषा मुंडारी में इसे बापरव, कुड़ुख में इसे खद्दी, खड़िया में जाड़कोर और संथाली में इसे बाहा के नाम से जाना जाता है। तो हो सकता है कि यहाँ से भी सवाल जो वो पूछ लिया जाए। प्रत्येक वर्ष जहाँ सरहुल पर्व मनाया जाता है उसे सरना कहा जाता है ना। मुंडारी और हो भाषा में इस स्थान को जायरा, देसावली, खड़िया भाषा में जाड़कोर कहा जाता है। गांव के पाहन सरना स्थल पर सरहुल पूजा करता है, जिसके लिए सरकार की ओर से कुछ जमीन भी दी जाती है जिसे पहनई जमीन भी कहा जाता है। और यह सवाल जो वो पूछा भी गया है ना, यह पहनई जमीन के बारे में यह सवाल जो वो पिछली परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि सर समाज से दी गई जमीन को, जो पाहन को सर समाज के द्वारा यानी सभी समाज के द्वारा तय करने के बाद में जो जमीन दी जाती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे पहनई जमीन कहा जाता है। सरहुल पूजा 3 चरणों में पूरी होती है। पहला है रूसा या बांगुरी, दूसरा है सरना पूजा और तीसरा है फूलखोसी। पहली बात करें कि रूसा या बांगुरी की, तो बता दें कि चैत बैसाख महीने में गांव का पाहन जो वो सरहुल के दिन तिथि तय करके इसकी खबर जो वो पाहन गांव के गोड़ात से एक दिन पहले रूसा दिन की सूचना जो वो दी जाती है। इस दिन गांव के लोग एक दिन छुट्टी मनाने के लिए कह सकते हैं कि यह काम जो करते हैं, उस दिन कोई भी कार्य, चाहे वो खेत में हल चलाना हो, पानी डालना हो खेत में, या खेत जोतना हो, या तो और भी कोई काम है, ये कुछ भी काम नहीं करते हैं। रूसा या बांगुरी को कह सकते हैं कि सरहुल का तैयारी का दिन भी कहा जा सकता है। दूसरा दिन होता है उसको हम लोग इसमें से हम लोग कहते हैं सरना पूजा। रूसा के दूसरे दिन गांव के लोग सरना स्थल पर एकत्रित होकर के सरना यानी पेड़ पौधे की पूजा की जाती है ना, जो भी उनके आराध्य देव होते हैं उनकी पूजा की जाती है। इस दिन प्राकृतिक संकेत के आधार पर पाहन वर्षा, हवा, आंधी पर पैदावार आदि की भविष्यवाणी करते हैं कि कितना इस बार जो वो फसल होगा, इसकी भविष्यवाणी भी करते हैं। सरना को मुंडा में जाहिर, हो में देसावली और खड़िया में जाड़कोर नाम से जाना जाता है। तीसरे दिन की बात करें तो तीसरा दिन आता है, इसको कहा जाता है फूलखोसी। सरहुल के तीसरे दिन सूप में सखुआ साल का फूल लेकर पाहन अपनी पत्नी के साथ में घर घर जाकर उनके घरों के सामने फूल खोसते हैं और फिर पाहन को आदर पूर्वक पैर धोकर बैठाया जाता है। उनका ससम्मान के साथ में अपनी आस्था को पूर्ण करते हैं और इस प्रकार से कहीं ना कहीं इस पूरे पर्व को जो वो पूरे हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। सरहुल पर्व की शुरुआत की अगर बात करें तो लेखक संभावना व्यक्त करते हैं कि पुराने समय में इस जंगल झाड़ में कुछ चीज खास करके सरय, महुआ, खाने आदि के रूप में प्रयोग होती थी, जिस कारण इसे जोगाए कर रखा जाता था। सरहुल के समय मतलब पतझड़ के बाद में पेड़ में नया नया पत्ता उगता है, फूल आता है, प्रकृति में नयापन देखने को मिलता है। यही कहकर यह सरना कह सकते हैं कि यह नाम जो रखा गया वो सरना रखना और सरहुल पूजा की परंपरा की शुरुआत हो सकती है। यह एक अनुमान लगाते हैं लेखक, ये कन्फर्म नहीं है। सरहुल पर्व और झारखंड की खेती, लेखक ने सरहुल पर्व की खेती बाड़ी से अटूट संबंध जो वो बताया है। झारखंड के पठार में दक्षिण हिस्से में मानसून जो वो 15 दिन पहले ही प्रभावी हो जाता है। इसी कारण रांची से लेकर के दक्षिण और पूर्व की ओर चैत महीने में जो वो सरहुल पर्व को मनाया जाता है। और इस सरहुल को क्या नाम दिया गया, तो इस सरहुल को नाम दिया गया है फूल सरहुल। फूल सरहुल क्यों? क्योंकि उस समय सखुआ के पेड़ में उस समय जो वो फूल लगा होता है।
वहीं अगर बात करें कि उत्तर दिशा में बैसाख महीने में मनाया जाता है, तब तक जो वो उस समय जो वो पेड़ पे फर जो वो लग चुका होता है, इसीलिए उसका नाम दिया जाता है फर सरहुल। तो दोनों का अंतर आपको पता चल गया होगा कि दक्षिणी जो छोटा नागपुर क्या कह सकते हैं, या दक्षिणी पठार जो है झारखंड के दक्षिणी पठार जो हिस्से है, वहां पे सरहुल को फूल सरहुल के नाम से जाना जाता है, जबकि उत्तरी दिशा में या उत्तरी भाग में अगर बात करें कि वैशाख महीने में जो मनाया जाता है, इसे जो वो फर सरहुल के नाम से जाना जाता है। लेखक बताते हैं कि झारखंड में धान की खेती दो प्रकार से होती है, बुना यानी जिसको बाग कहा जाता है, और दूसरा है रोपनी। प्रकृति के नियम कानून में एक संतुलन रहता था, जिंदगी के प्रत्येक काम में संतुलन होता है, और जिस दिन यह नियम कानून के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो वह संतुलन जो वो बिगड़ जाती है। कारण क्या है? पेड़ पौधे की अंधाधुंध कटाई, अंधाधुंध वनों की कटाई से पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। इसी कारण से वनों को बचाने की गुहार जो वो लगाई गई है। लेखक बताते हैं कि लोगों के मध्य में पर्यावरण शिक्षा देना जरूरी है। पेड़ पौधे को रोपने के साथ साथ में उसे बचाने की शिक्षा भी देनी जरूरी है। इस तरह से यह सरहुल पर्व जो वो आज बहुत ही प्रासंगिक है, इसके बारे में इसका वर्णन जो वो किया गया है। अगला जो निबंध है उसका नाम है छोटा नागपुर एक नैनीताल नेत्रहाट। लेखक जब एमए में पढ़ रहे थे तो मतलब 1985 ईस्वी में अपने विभाग के साथियों के साथ में विभाग की ओर से नेतरहाट गए थे। साथ में विभाग के अध्यापक डॉक्टर रामदयाल मुंडा, विशेश्वर प्रसाद केसरी और डॉक्टर बसंती आदि भी थी। कुल मिलाकर के 58 छात्र इस यात्रा में शामिल होते हैं। नेतरहाट पलामू जिले में पड़ता है, जो रांची से लगभग 155 किलोमीटर दूर है। नेतरहाट की अगर बात करें तो यह समुद्र तल से लगभग 625 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस स्थान को छोटा नागपुर का हिल स्टेशन भी कहा जाता है। यहाँ लोग उगते एवं डूबते सूरज को देखने के लिए आते हैं। यहाँ पे एक स्थान है जिसका नाम है मैग्नोलिया पॉइंट, है ना, मैग्नोलिया पॉइंट, जिसको कह सकते हैं कि बड़े ही लोग उत्साहित होकर के वहां पे जाते हैं, क्योंकि डूबते हुए सूर्य का स्पष्ट देखा जा सकता है यहाँ से, और उस दृश्य को देखने के लिए केवल लोग जो वो वहां पे बड़े ही उत्सुक होकर के वहां पे जाते हैं। पहले 15 जून की तारीख तय की जाती है जाने के लिए, लेकिन पैसे नहीं जुटने के कारण से, या कह सकते हैं कि चेक वगैरह नहीं भेजता है, और किसी कारणवश जो वो पैसे जब क्लियर नहीं हो पाता है, तो ऐसे तो पहले तो जाने का प्लान होता है दक्षिण भारत की ओर कहीं पे, लेकिन जब उनको बजट के लिए दिया जाता है तो इतना कम बजट मिलता है, पास होता है सरकारी फंड से, कि लगता ही नहीं कि यहाँ से हम लोग जा पाएंगे। इस कारण से क्या होता है कि ये लोग जो वो यात्रा का स्थान जो वो बदल देते हैं, कहते हैं कि अब कहीं सामने ही जाना पड़ेगा। जब खर्च कम मिल रहा है तो उसके आधार पर हम लोग कहीं सामने वाले ही स्थान पे जाने के लिए सोचते हैं। तो इस प्रकार से जो वो यहाँ की यात्रा के लिए लोग तय करते हैं। तो 15 जून की तारीख तय की गई थी, लेकिन मुख्य रूप में अगर बात करें तो पैसे की कमी जुटने के नहीं कारण से 17 जून को यह यात्रा जो वो शुरुआत होती है। सुबह 10:30 बजे विभाग की गाड़ी आई और वे सभी अपना सफर जो वो यहाँ से शुरुआत करते हैं। रातों में राजकुमार सिंह और सुनील कुमार ने इस सफर में कह सकते हैं कि सफर में शामिल हुए। वे सभी शाम को 6:30 बजे जो वो नेतरहाट पहुंचे। डेरा के तलाश में तब तक जाते हैं तब तक वहां पे देखते हैं कि अब हम लोग जो दृश्य देखने के लिए आए थे वो तो हम लोग नहीं देख पाएंगे। तो शाम का दृश्य तो नहीं देख पाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि सुबह का जो यहाँ पे मनमोहक दृश्य है वो कम से कम हम लोग जरूर देख पाए। इसके लिए अब क्या करते हैं कि जब शाम हो जाता है तो कहते हैं कि चलिए पहले तो कहीं पे जगह का तलाश किया जाए जहाँ पे हम लोग रात भर के लिए विश्राम कर सके। और इस प्रकार से वे सभी जो वो बड़ा डाक बंगला पहुंचते हैं, है ना। केयर टेकर से बात हुई और रेवेन्यू सेक्शन के बंगले में वे सभी रुकते हैं। निबंध के अंत में लेखक ने नेतरहाट स्कूल की चर्चा की है, और इस बीच में पूरी यात्रा का वर्णन जो वो लेखक ने किया है। अगली जो निबंध है, अगला निबंध का नाम है हामिन के संस्कृति और तकर ऊपरे संकट। यह एक वैचारिक निबंध है जिसके माध्यम से लेखक ने झारखंड की श्रम, समता, सह अस्तित्व, सहयोगात्मक सरलता और प्रकृति अभिमुखता जैसे प्राणतत्व वाली संस्कृति का वर्णन करते हुए कहा है कि आज जो वो संकट के दौर से गुजर रही है। यह एक वैचारिक निबंध है, हामिन के संस्कृति और तकर ऊपरे संकट, कि आज हम लोगों की संस्कृति के ऊपर में किस प्रकार से संकट है, इसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। सबसे पहले बता दें कि जिसके माध्यम से लेखक ने कहा है कि झारखंड की श्रम, समता, सह अस्तित्व, सहयोगात्मक, यानी श्रम यानी कह सकते हैं कि यहाँ के जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जिसका कह सकते हैं कि बहुत आयत मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे श्रमिक जो वो एक जगह से दूसरे जगह काम करने के लिए जाते हैं। क्षमता, सह अस्तित्व मतलब सभी कोई एक जगह में मिलजुल करके रहने का जो काम करते हैं
वो गुण जो कह सकते हैं कि झारखंड में है या हमारे जो इस राज्य में है, यह गुण कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दूसरे जगह पे बहुत कम देखने को मिलता है जितना यहाँ पे देखने को मिलता है। सहयोगात्मक, एक दूसरे के प्रति सहयोग का भाव, सरलता, बिल्कुल भी एकदम सरल भाव होता है उनका, है ना, आदि कह सकते हैं कि, और प्रकृति अभिमुखता, जिस प्रकार से प्रकृति का सुंदर छटा हमारे राज्य में देखने को मिलता है, ये सभी प्राणतत्व वाली संस्कृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह आज संकट के दौर से गुजर रही है। लोग बाहरी संस्कृतियों के दबाव में अपनी संस्कृति से विमुख हो रहे हैं, यह एक चिंता का विषय है और लेखक ने झारखंड के लोगों से अपनी मूल संस्कृति को बचाए रखने का आग्रह भी किया है। कहते हैं कि आज पश्चिमी संस्कृति इस प्रकार से हमारे ऊपर में हावी हो चुका है कि हम पश्चिमी संस्कृति को अपना रहे हैं और अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। अगला जो निबंध है, इसमें से अगला निबंध का चर्चा किया गया वो है खोठा लेखन परंपरावादी ना जनवादी। यह एक विचारात्मक निबंध है और खोठा लेखन के लिए बोकारो खोठा कमेटी की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में इस निबंध को जो वो लिखा गया है। लेखक ने इस निबंध में हिंदी साहित्य के खास करके महाकाव्य के संदर्भ में आचार्यों के द्वारा दिए गए मत को परंपरावादी नाम दिया गया है। लेखक ने राम और कृष्ण को आदर्श पुरुष नहीं माना है, इनमें कई दोष हैं और इनके नज़र में ये सब कल्पना मात्र है। यह इस तरह से अगर देखा जाए तो ये सब खोठा लेखन के लिए उचित परंपरा नहीं हो सकती है। लेखक ने आगे मार्क्सवादी विचारधारा को रखा है। साहित्य और कला के क्षेत्र में सामाजिक यथार्थवाद, प्रगतिवाद, जनवाद, सर्वहारावाद आदि शुरू हो गया और इन सभी का जड़ जो वो मार्क्सवाद के वर्ग संघर्ष, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद रहा और इस तरह से नए समाज का निर्माण में की कल्पना जो वो की जाने लगी। लेखक ने आदर्शवाद या परंपरावादी स्वर को पूंजीवादी व्यवस्था स्वर माना है। लेखक इसे बाघ के आगे फेंका हुआ मानते हैं। कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कुछ बातें जो वो कुछ उदाहरण देते हुए यहाँ पे लेखक इसकी चर्चा करते हैं कि पहले की रचनाओं में और भी दूसरे भाषाओं की रचनाओं में जो लेखन है ना, उनके बारे में यहाँ पे जो वो व्यंग्य करते हुए यहाँ पे बातें जो वो करते हैं। फिर आगे मार्क्सवादी विचारधारा को भी रखते हैं कि किस प्रकार से यह विचारधारा जो वो आगे चल करके फैलती है, इसके बारे में भी यहाँ पे जो वो वर्णन किया गया है। लेखक ने खोठा साहित्य का उदाहरण देकर बताया है कि अब तक खोठा में कितनी भी रचना हुई है और जितनी भी रचनाएं हो रही है उसका सुर जो वो जनवादी है। लेखक आगे लिखते हैं कि खोठा के साहित्यकारों ने जब भी कलम उठाया है उन्हें उपेक्षा, शोषण और दमन का सामना करना पड़ा है। ये सभी अपने ही घर में बेचारा बन गए हैं। ना पूछ हामिन हिया कैसे जिया ही, ना पूछ हामिन हिया कैसे जिया ही। लेखक आगे विचार रखते हैं कि जनवाद के स्थापित फ्रेम में खोठा साहित्य को लिखा जा रहा है, लेकिन उसमें स्थिति बोध नहीं है, उद्बोधन जो वो नहीं है। अंत में निष्कर्ष देते हुए कहते हैं कि निष्कर्ष समीक्षात्मक रूप में देखा जाए तो इस निबंध में मुख्यतः रूप से 3 बात ज्यादा स्पष्ट किया गया है। कल्पना मात्र से बनी आदर्शवाद का कोई अर्थ नहीं है, यानी कल्पना मात्र से जो बनी आदर्शवाद है उसका कोई अर्थ नहीं हो सकता। मतलब राम और कृष्ण आदर्श पात्र नहीं बन सकते हैं, जिसका कोई सबूत प्रमाण नहीं, उसके पीछे भागना बस एक भ्रम है। आज सबसे अधिक लेखन में मार्क्सवादी विचारधारा है, मतलब जनवादी सुर में खोठा की रचना होनी चाहिए। मगर सही मायने में देखा जाए तो श्रीनिवास पानुरी के द्वारा लिखी गई कविता राम कथामृत, मेघदूत, उद्वासल कर्ण, विश्वनाथ प्रसाद नागर की सुलग साय, शिवनाथ परमाने की मचगंधा और सुधाकर जी की लिखी ओंगठा वही परंपरावादी कविता रामचरितमानस महाभारत से ली गई है। तो यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे जनवादी भाव की विचारधारा की बात की जाती है खोठा में, लेकिन कुछ कुछ ऐसे लेखक भी हैं खोठा में जिन्होंने जो वो कह सकते हैं कि इस विचारधारा को, पहले की विचारधारा को माना है और उसमें रचनाएं जो वो की है इन्होंने। जैसे कि पानुरी जी की रचनाएं हैं, कविता में एक खंड काव्य है राम कथामृत, मेघदूत है ना, उद्वासल कर्ण है, विश्वनाथ प्रसाद नागर की रचना है सुलग साय जो कि है ना महाभारत पे ही कह सकते हैं कि आधारित है यह खंड काव्य। शिवनाथ परमानी जी की मचगंधा एक महाकाव्य है। उसके अलावा अगर बात करें कि सुधाकर जी की रचना है ओंगठा, है ना, तो वही परंपरावादी कविता कह सकते हैं कि रामचरितमानस और महाभारत आदि से ली गई है।
फिर खोटा साहित्य में जनवादी या झारखंड की दुर्दशा की सुर तब उभरी जब झारखंड में झारखंड को अलग राज्य बनाने की आवाज आई। मतलब झारखंड आंदोलन के परिवेश में रचनाकारों को लिखने खातिर विवश किया गया। झारखंड बनने के बाद ये सभी सुर सुस्ता गए और बाद में फिर मचगंधा और औंठा कविता झारखंड राज्य बनने के बाद लिखी गई। इसकी आखिरी निबंध है जिसका नाम है हाँ मैं खड़ा हूं, या एक फिंगाठी निबंध है। इसमें से भारत के लोकतंत्र पर करारा प्रहार किया गया है। इसमें से कुछ फिंगाठी किया गया है, यानी कुछ व्यंग्य किया गया है। जैसे कि पहला व्यंग्य होता है कि चुनाव में कोई भी खड़ा हो सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। जिस तरह एक सीट से 100-200 उम्मीदवार खड़ा नहीं होता, तब तक लोकतंत्र सफल नहीं होता। दूसरा फिंगाठी किया गया कि चुनाव में खड़ा होने के लिए योग्य उम्मीदवार का गुण बताया गया है कि चोर होना चाहिए, वह पॉकेटमार होना चाहिए, वो डकैत होना चाहिए, लठैत होना चाहिए, उसके ऊपर में 1-2-4 केस चल रहा होगा, उनके खड़ा होने पर कोई बाधा नहीं है। तो ऐसे लोग कह सकते हैं कि क्या होते हैं, वो अच्छे माने जा सकते हैं, वो चुनाव में खड़ा होने के लिए योग्य माने जाते हैं। और यदि आप दंगा फसादी हैं, गुंडा हैं, हाईजैकर हैं, तो चलेगा नहीं, दौड़ेगा, कह सकते हैं। अगर थोड़ा सा और भी अगर के आपका क्राइम बड़ा है, तब तो फिर आप उसके लिए और भी अधिक योग्य हो गए। और यदि आपने 4 महीना जेल के हवा खाकर घूमे हैं, तब तो आप सुभान अल्लाह, मतलब बहुत अच्छा, उसके अलावा उससे भी अच्छा हो सकता है। आगे कहते हैं तीसरा फंगाठी इसमें करते हैं लेखक कहते हैं कि जिसे उम्मीदवार नहीं मानते हैं, है ना, यहाँ पे कहते हैं कि वो उम्मीदवार नहीं माना जा सकता, योग्य नहीं माना जा सकता जो सीधा साधा है, सत्यवादी है, एक दूसरे की परोपकार की भावना रखता हो, परोपकारी है, दूसरे के दुख में दुखी होता है, ये सब उम्मीदवार नहीं हो सकता, ये सब अयोग्य माना जाता है। चुनाव में ये सब नहीं चलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा बदमाश होना चाहिए, चोर, डकैत, लुटेरा, एक दूसरे के ऊपर में शोषण, अत्याचारी व्यक्ति हो, जेल की हवा खा करके आया हो, 2-4 केस उसमें से चल रहा है, तो कुछ इस प्रकार से अगर कहीं उसके ऊपर में आरोप लगा है, तो वो बड़ा ही योग्य माना जाएगा वो चुनाव में खड़ा होने के लिए। चौथा कहते हैं कि बूथ कैप्चर लेखक सुझाव देते हैं कि यदि 20 गो बूथ से सॉलिड वोट मिल जाए तो जीत में कोई शक नहीं है। आखिर 5-5 वर्ष से ये सभी गुंडा को खिला पिलाकर अबोट बनाकर रखा गया है, किस लिए, किस दिन के लिए। इस तरह से यह फिंगाठी निबंध आज के परिवेश में भी पूरा प्रासंगिक है और सार्थक है। और यहाँ पे चौथा फिंगाठी करते हैं लेखक, कहते हैं कि जो नेता सब होते हैं वो कुछ क्या है कि कुछ अपने साथ में हमेशा गुंडे को रखते हैं, क्यों, ताकि उनको समय आने पर बूथ कैप्चरिंग आदि का काम भी इनके लिए किया जा सके, ताकि अगर कहीं 15-20 बूथ अगर कहीं अच्छे से कैप्चर कर लिया जाए तो इनका जीत जो वो सुनिश्चित हो जाता है। और इस प्रकार से ये पूरे निबंध की चर्चा जो वो की गई है। और उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तीसरा जो क्लासेस होगा वो होगा फरीश डहर से, ये दूसरा नहीं तीसरा होगा, है ना, तीसरा होगा। पहले में हम लोगों ने चर्चा किया था खोटा गजपति संग्रह, जो कि आपने अच्छे से क्लियर कर लिया होगा, है ना, जिसकी चर्चा हम लोगों ने शुरुआत में ही किया है। खोटा गजपति संग्रह की ये हम लोगों ने पढ़ लिया था पूरा डिटेल में, अगर आपने नहीं देखा होगा तो जा करके उसे जरूर देख लीजिएगा। तीसरा जो टॉपिक आपका दे रखा है, इसमें से फरीश डहर जो कि एक कहानी संग्रह है उसकी चर्चा करेंगे। फिर हम लोग आएंगे डाह नाटक पे, एक एक करके टॉपिक वाइज हम लोग इस रिवीजन सीरीज को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।